हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम एजुकेशन सेंटर। मैं विशाल कुमार, साइंस, मैथ और सोशल साइंस के टीचर, वेलकम करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका पहला वर्ड है हिंद चीन। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंद चीन क्या है या हिंद चीन क्षेत्र, जो हिंद चीन है उसका डिफिनेशन क्या होता है, तो आप लोगों को एकदम प्यारा सा डिफिनेशन बताना है कि एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित, कहाँ स्थित? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित ऐसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर या 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो और जिसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं, उसे कहते हैं हिंद चीन। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है राष्ट्रवादी। भाई राष्ट्रवादी की मतलब क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम हो जाए, अपने देश के प्रति स्नेह हो जाए, उसे ही राष्ट्रवादी कहते हैं। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बिना निजी स्वार्थ के, बिना निजी प्रॉफिट के जब अपने देश के प्रति प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, या कोई व्यक्ति अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पण कर दे, उसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं राष्ट्रवादी व्यक्ति। ठीक, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी व्यक्ति। और तीसरा हमारा जो वर्ड है आंदोलन है। आंदोलन का मतलब होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह या ऐसा संगठन जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं या संगठित करते हैं, समूह को संगठित करते हैं, तो वैसे संगठन को या वैसे समूह को आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। ठीक है। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? इसके कहने का मतलब है कि जो हिंद चीन क्षेत्र है उसके अंतर्गत, उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो आप लोग तो जानते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं किसे? हिंद चीन क्षेत्र का डिफिनेशन होता है कि एशिया महादेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित ऐसा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर या 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो और जिसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं, उसे ही कहते हैं हिंद चीन। तो वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इन तीनों देशों को मिलाकर ही तो हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बोल रहा है कि एक मंदिर का नाम है जिसका नाम है अंकुर वाट, वही बोल रहा है कि उस किस जगह पर स्थित है। तो देखिए, अंकुर वाट के मंदिर में आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में, यानी कि 1200 ईस्वी में हुआ था। और इसे बनवाने वाले व्यक्ति का नाम है सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी इसका निर्माण करवाए थे सूर्यवर्मा द्वितीय ने। और यही पूछ रहा है कि किस जगह पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे कि अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंबोडिया। किस देश में स्थित है? कंबोडिया देश में। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। कह रहा है कि जो हिंद चीन है, मतलब वहां का जो देश है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, सबसे पहले कौन व्यापारी पहुंचे थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। सबसे वहां पर कौन पहुंचे थे, कौन व्यापारी? पुर्तगाली। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। देखिए, जो भारत है, भारत देश है, भारत के सबसे पहले खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। ठीक ना। तो जो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का था,
और पुत्र जब भारत की खोज किया तो उसी समय यहाँ पर भी गया था। कहाँ गया था? हिंद चीन में। तो कहाँ के निवासी था? पुर्तगाल के, यानी कहाँ का व्यापारी था? पुर्तगाल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। ठीक है, तब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो कह रहा है कि जो हिंद चीन है यानी कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो देश है, वहां पर जो फ्रांस के लोग बसते थे यानी कि निवास करते थे, या फ्रांस देश से आकर वहां पर जो अपना आवास बनाते थे चाहे रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें कोलोन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कोलोन। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक था? तो एक शासक था जिसका नाम क्या है? नरोत्तम सिंहानु। वही बोल रहा है कि शासक था, तो पर कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबोडिया के शासक था। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक था? कंबोडिया के। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? एक किताब है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी कि बोल रहा है कि इस जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस किताब के जो राइटर है उनका नाम है फान बाई चाओ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा फान बाई चाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोल रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में दो देशों के बीच समझौता हुआ था। एक देश का नाम है फ्रांस, दूसरा देश का नाम है वियतनाम। तो जो समझौता हुआ था उस समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इसके क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? यानी कि कह रहा है कि एक दार्शनिक था जो वियतनाम में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का पूरा पूरा अमेरिका को दोषी करार कर रहा था। यानी उस दार्शनिक का नाम था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रसियल था, जो अमेरिका को दोषी करार कर रहा था, यानी कि दोषी ठहरा था। ठीक है, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय देश में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कह रहा है कि जो हिंद चीन क्षेत्र है उसके अंतिम युद्ध में उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस समय जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो बोल रहा है कि एक आंदोलन था, उसका नाम था हुआ हुआ। वही बोल रहा है कि किस प्रकृति का था, यानी कि उसका स्वरूप कैसा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हुआ हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी और धार्मिक था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हम लोगों को मालूम चलता है कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है और कितने को नहीं। और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि मंजिलें कदम चूमेगी ये रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेगी रास्ता खुद बन जाएगा, तू हंसता तो कर बुलंद आसमां भी झुक जाएगा। बस हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।